हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू। मेरा नाम है मोंटो और मैं हूं आपका दोस्त थाईलैंड में। तो आज है नया दिन, नई लोकेशन और एक नई जर्नी। तो दोस्तों आज हैं हम एक नई लोकेशन पे। ये है एक कॉफ़ी शॉप जो कि एक एरोप्लेन के अंदर बनी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। और बैंकॉक से सिटी सेंटर से अबाउट 50 किलोमीटर्स दूर है, ऑन द रोड टू छोनबुरी पताया। एंड बहुत ही यूनिक लोकेशन और एक्सपीरियंस है। और अगर आप कभी इस तरफ आएँ तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। इस कॉफ़ी शॉप का नाम है कॉफ़ी 123 और इसकी लोकेशन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और कभी भी अगर आप थाईलैंड आएँ या बैंकॉक आएँ तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ वीज़ाज़ जो थाईलैंड में अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप सही डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क से आपको ये वीज़ा इजीली मिल सकते हैं कोई भी। और इसमें सबसे जो मेन सबसे पहले जो थाईलैंड का वीज़ा होता है वो है वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि एक टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा होता है। और उसके बाद है टूरिस्ट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा, जो आप एम्बेसी में, थाईलैंड की एम्बेसी में आप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। और वो आपको 90 डेज़ का वीज़ा देते हैं, जिसमें कि 60 डेज़ की मैक्सिमम एंट्री होती है। और वीज़ा ऑन अराइवल की 14 डेज़ की एंट्री होती है। उसके बाद 1 ईयर वीज़ा में होते हैं नॉन इमिग्रेंट ए। अगर आप किसी थाई लड़की से आपकी शादी हुई है या आपका कोई थाई सिटीज़न आपका डिपेंडेंट है, तो आप नॉन इमिग्रेंट ए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद होता है नॉन इमिग्रेंट बी। नॉन इमिग्रेंट बी, अगर आपका कोई भी बिज़नेस यहाँ पे आप सेटअप करते हैं, आप बिज़नेस के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आपको नॉन इमिग्रेंट बी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये 90 डेज़ का भी होता है और 1 साल का भी होता है, और सिंगल एंट्री भी होता है और मल्टीपल एंट्री भी होता है। उसके बाद है थाई एलीट वीज़ा। थाई एलीट वीज़ा भी एक टूरिस्ट कैटेगरी का वीज़ा है, बट ये काफ़ी गवर्नमेंट ने जो कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉन्डो वगैरह ख़रीदते हैं या कुछ इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो अबाउट 5 लाख बाट का ये वीज़ा होता है 5 साल के लिए। इसको आपको एक ही बार इसको आप करके आप 5 साल तक यहाँ पे रह सकते हैं। इसमें 5 साल की ऑप्शन होती है, 10 साल की ऑप्शन होती है और 15 साल की ऑप्शन होती है। तो ये वीज़ा भी आप कभी भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद होता है स्टूडेंट वीज़ा। जैसे आप कोई यहाँ पे आप पढ़ाई करने आ रहे हैं या कोई कोर्स स्टडी करने आ रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद होता है रिटायरमेंट वीज़ा। रिटायरमेंट वीज़ा में अगर आप 50 ईयर्स एंड अबव हैं, आप एक सर्टेन बैंक में अपना अमाउंट दिखा के हर साल आपको दिखाना पड़ेगा, और आपको 1 साल का रिटायरमेंट वीज़ा मिल जाता है, जो आपको हर साल आप यहीं पे थाईलैंड में रिन्यू कर सकते हैं। तो ये अगले हम कुछ वीडियोस में हम ये सारे वीज़ाज़ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और आपको इसके बारे में मैं पूरी डिटेल, हर एक वीडियो में एक वीज़ा की पूरी डिटेल दूंगा। और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपके कमेंट्स हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कंटेंट बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि ये कमेंट आपके ही मेरी सोर्स ऑफ गाइडेंस है और इंस्पिरेशन है, जिससे कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और आपको जिसमें आपको ईज़िली आपका वीज़ा आपका ईज़ी से ईज़ी तरीके से लग सके। तो चलिए देखते हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को। सबसे पहला जो थाईलैंड में वीज़ा अवेलेबल होता है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अगर जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल से। वीज़ा ऑन अराइवल आपका होता है 14 दिन की, इसमें आपको एंट्री मिलती है। एयरपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। आप कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पे, और सिर्फ टूरिस्ट पर्पस के लिए होता है। और अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी होती है, तो आप एक बार इसकी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं थाईलैंड में, थाईलैंड इमिग्रेशन के ऑफिस में जाके। पर इस पर काम करना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं होता।
और ये सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है और 14 डेज़ की एंट्री होती है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले तो आपको एक TM6 फॉर्म मिलता है। आपको या तो आप जब इसको आप इसकी मैं ये पिक्चर नीचे लगाई हुई है, ये TM6 फॉर्म है। और ये आप जब चेक इन करें तो जो एयरलाइंस होती है कभी कभी उनके पास ये फॉर्म अवेलेबल होता है, तो अगर आप उनसे मांगेंगे, आप इसको अगर आप फॉर्म को आप हमेशा फिल करके ही आप इमिग्रेशन में वहाँ पे बैंकॉक में आप जाएं, नहीं तो वो आपको फिर से आपको प्रॉब्लम होएगी वहाँ पे फिल करने के लिए। अराइवल कार्ड आप भरेंगे और आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे दे देंगे इमिग्रेशन को, और जो डिपार्चर कार्ड है वो आप जब वापस आएंगे तब आपको वो सेम डिपार्चर कार्ड आपको देना पड़ेगा। दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप डिपार्चर कार्ड संभाल के रखें जब आपको मिले, अगर अदरवाइज़ आपको बहुत वहाँ पे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। के साथ ही आपको एक वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। ये अगर आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें तो वो आपको दे सकते हैं ये, और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोडेबल कॉपी डाल दूँगा, PDF, जो कि आप प्रिंट आउट लेके आप भर के आप वहीं से आप भर के इसको आ जाएँ, और इसमें पूरी डिटेल अगर आप पहले से भर के आ जाएँ तो आपको बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाती है आपकी प्रोसेस, और बहुत इजीली आपको सारा वहाँ पे बैंकॉक में प्रोसीजर हो जाता है। तो इसके अलावा आपको एक फ़ोटो ज़रूर कैरी करें। फ़ोटो 4x6 सेंटीमीटर की फ़ोटो होती है जो आप ज़रूर कैरी करें अपने साथ, और नहीं तो आपको एयरपोर्ट पे भी आप ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, पर आपके 200-300 बात एक्स्ट्रा लग जाएंगे बिना किसी बात के। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक 4x6 सेंटीमीटर की लाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो आप हमेशा अपने साथ जब भी बैंकॉक आएँ, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं तो आप उसको अपने साथ कैरी करें। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंफर्म होटल बुकिंग, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। और आप जो TM6 फॉर्म होता है उसमें आपको भरना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो ये अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो वो आपको वापस डिपोर्ट कर सकते हैं और आपकी एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको आप जब आ रहे हैं तो आप कहाँ पे जाना है, आपको वो एड्रेस आपके पास हो, वो क्या कहते उस जगह का नंबर हो। कभी कभी ये लोग फ़ोन करके भी उनसे पूछते कंफर्म करते हैं कि आपकी बुकिंग है या नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी बुकिंग असली हो, जेन्युइन हो, और आप नहीं तो आपको ये यहाँ पे डिपोर्ट कर सकते हैं। कंफर्म रिटर्न टिकट, एयर टिकट, अगर आप जब भी आ रहे हैं आपको कंफर्म रिटर्न एयर टिकट आपके पास होनी चाहिए, या तो कंफर्म रिटर्न एयर टिकट या फिर कंफर्म ऑनवर्ड फ़्लाइट, आप थाईलैंड से कहाँ जा रहे हैं उसकी आपको टिकट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये भी अगर आपके पास होटल बुकिंग या टिकट में से दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी नहीं है तो आपको वो एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको वापस भेज सकते हैं। और अनदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि है आपके पास कैश कितना है। तो आपके पास कम से कम, अगर आप अकेले आदमी आ रहे हैं तो कम से कम $500 आपके पास जेब में कैश होना चाहिए, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कम से कम $1500 या $2000 आपके पास होने चाहिए कैश। इस बेस पे भी वो आपकी एंट्री रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास इनफ कैश हो, आपके पास कंफर्म होटल हो, और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट हो या फिर ऑनवर्ड टिकट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो वीज़ा ऑन अराइवल का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में आपको दे दूँगा। ये आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और इसको आप फिल करके वहीं से इंडिया से फिल करके अपने, या तो अपने ट्रैवल एजेंट को बोलिए वो फिल कर देगा, और इसमें आपका क्लियर एड्रेस जहां आप जा रहे हैं होटल में और उसकी कंफर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसका बहुत ख़ास ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अलावा अब जैसे कि अब कोविड से जब भी ये एयरपोर्ट खुलेंगे, कभी ना कभी तो खुलेंगे, और जब भी ये खुलते हैं तो आपको कोविड इंश्योरेंस भी अब मेरे ख्याल से कैरी करनी पड़ेगी, और RT-PCR टेस्ट विदिन 72 आवर्स ऑफ योर फ़्लाइट, ये भी आपको फ़िलहाल तो कम से कम अगले 1 साल 2 साल तक तो आपको ज़रूर आपको ये रखना पड़ेगा अपने साथ। अगर आप ये आपके पास नहीं है तो वो आपकी एंट्री आपको रोक सकते हैं और मना कर सकते हैं। और जो TM6 फॉर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप या तो एयरलाइन
से मांग सकते हैं जब आप चेक इन करें, उनके पास होता है, नहीं तो एरोप्लेन के अंदर चढ़ते ही एयर होस्टेस के पास भी होता है कभी कभी। और अगर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं मिलती तो आपको फिर इमिग्रेशन में वहाँ जाके भरना पड़ेगा। तो एक पेन अपने साथ रखें आप, और अपनी डिटेल अपने पास ज़रूर रखें, अपनी होटल कॉन्फर्मेशन की और टिकट्स की। ये बहुत मैंने लोगों को देखा है यहाँ से उनको वापस भेजते हुए जिनके पास ये डिटेल्स नहीं होती। तो ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं ये एक तरह से यहाँ के चौकीदार होते हैं इस कंट्री के। ये इनका काम है कि कोई भी इनके देश के अंदर जो आ रहा है तो वो मेक श्योर करना कि वो एक सही है और एक जेन्युइन विज़िटर है, और जो भी उसके पेपर वर्क है वो सही है। जैसे हमारे घर में भी कोई आता है तो अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम उसको घर के अंदर नहीं आने देते। तो इसी तरह ये भी अपना काम कर रहे होते हैं, और इनसे आप जितना आप पोलाइटली बात करेंगे उतना ही आपको ये ईज़िली आपको साथ सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर आप उनसे रूडली बात करेंगे तो वो आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आपको इमीडिएटली आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको वो वापस भेज देंगे। तो प्लीज़ अपने आप जब भी आप इमिग्रेशन में आएँ अपना पेशेंस से आप उनसे इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करें। अगर वो आपसे सवाल पूछें तो उनका अच्छे से जवाब दें, और जब भी आप एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के जाएं या तो आप प्लीज़ अच्छी तरह से वेल ड्रेस होके जाएं। जितना आप वेल ड्रेस होके जाएंगे उतना ही उन पे आप अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको एंट्री देने में आसानी होगी। तो ये थी आज की हमारी एपिसोड वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। तो अगले एपिसोड में हम एक नया वीज़ा डिस्कस करेंगे, और अगर इसके बारे में कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई भी आप मेरे से बात जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।